हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर। आपकी बायो का क्लास 9 का स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो डिफरेंसेस आते हैं स्टार्टिंग में। वो क्या है? एक आता है मल्टी सेलुलर और एक यूनिसेलुलर। यूनी का मतलब क्या है? नाम में ही हमारा काम है। क्या है? यूनी। यूनी का मतलब होता है सिंगल। यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल होता है इनके पास। द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल से बनते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर में क्या होता है? मल्टी मतलब बहुत सारे सेल्स, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। समझ आ गई? अब इनका एग्जांपल देख सकते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल हो सकता है अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एग्जांपल हो गए किसके? यूनिसेलुलर के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मल्टी सेलुलर। अब ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, राइट। हमारे अंदर हम जो बॉडी है हमारी बहुत सारे सेल से मिलके बनी है, तो हम क्या है? हम एक मल्टी सेलुलर है, राइट। तो हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दोबारा देखो, यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बनते हैं, राइट। मल्टी सेलुलर जो एक से ज्यादा सेल से बनते हैं, ओके। इसके अंदर एग्जांपल आप लिख सकते हो अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, एग्जांपल यूनिसेलुलर का हो गया। एंड मल्टी सेलुलर का एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस एटसेट्रा, ओके। तो नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं, ओके। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। 3 मार्क्स में आपको इजीली पूछ सकते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो चलो बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक होता क्या है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? ये सिंपल होते हैं। सेल हमारे कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, प्रो एंड यू। प्रोकैरियोटिक में क्या है? ये सिंपल होते हैं एंड इनके पास क्या नहीं होता? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल नहीं होता। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, ऑर्गेनल क्या है, हम आगे जाकर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ओके। आगे यूकैरियोटिक देखो, प्रो में क्या है? ये सिंपल है। यूकैरियोटिक में क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है। और इनके पास क्या होता है? देखो ये प्रोकैरियोटिक में ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना ही ऑर्गेनल है, बट यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है एंड ऑर्गेनल भी है। तो ये पोजेस करते हैं बट इनके पास नहीं होता है, ठीक है। इनका जो साइज है वो छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक का साइज क्या होता है? छोटा, 1 माइक्रो। इसे ये जो लिखा ना यू टाइप का, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर। इनका साइज छोटा होता है। प्रो वालों का साइज छोटा होता है एंड यूकैरियोटिक इनका साइज क्या होता है? 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है, बट इनका साइज लार्ज होता है, ठीक है। इनका साइज क्या होता है? लार्ज होता है, ओके। आगे देखो, इनके पास सिंगल क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम क्या है? हमारा जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हमारे पास क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो अब ये प्रो के पास क्या है? सिंगल क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम है। बट यहाँ पर क्या है? इट हैज मोर देन 1, एक से ज्यादा क्रोमोसोम है, ठीक है। आगे इसके पास न्यूक्लियस की कमी है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, बट इट कंटेन्स न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस होता है, ओके। दोबारा देखो, प्रोकैरियोटिक ये क्या होते हैं? हमारे सिंपल होते हैं और इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक, प्रो वाले क्या है? सिंपल, यू वाले कॉम्प्लेक्स। इनके पास क्या होता है? इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है एंड ऑर्गेनल भी है इनके पास, ओके। प्रो वालों का जो साइज है वो छोटा होता है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर। बट यू वालों का क्या है? उनका जो साइज है 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक है। समझ आ रही है? नेक्स्ट इज इट हैज सिंगल क्रोमोसोम। इसके पास क्या है? एक क्रोमोसोम है, बट इसके पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम है। इसके पास क्या है? प्रो वालों के पास एक क्रोमोसोम है, इसके पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इसके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है एंड ये न्यूक्लियस रखता है। समझ आ रही है? ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे सुनो, ठीक है। दोबारा रिवाइज करते हैं। प्रो सिंपल, यू कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट, साइज कितना है? छोटा। कैसा साइज है इसका? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर है। इनका साइज लार्ज है, 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक है। समझ आ रही? 2 पॉइंट्स क्लियर हुए आप लोगों को? ये क्या है? इसके पास एक क्रोमोसोम है, इसके पास यू वालों के पास एक से ज्यादा क्रोमोसोम है। प्रो वालों के पास न्यूक्लियस की कमी है, लैक ऑफ न्यूक्लियस। बट यूकैरियोटिक में क्या है? ये न्यूक्लियस रखता है, इट कंटेन्स न्यूक्लियस, ओके। तो अच्छे से इसे नोट करो एंड लर्न करो, एग्जाम्स में पूछा जाता है, ओके।
प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। कोई एग्जाम में आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो देखते हैं सबसे पहले ये आया कहाँ से। देखो अभी इससे पहले हमने देखा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस, राइट। अब जो यूकैरियोटिक है ना, उसके आगे दो टाइप्स का होता है यूकैरियोटिक। कितने टाइप्स का होता है यूकैरियोटिक? 2 टाइप्स का होता है, समझ आ रही है। उसके 2 टाइप्स हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हमारा जो प्लांट सेल है उसकी जो शेप है, अब आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, जो प्लांट सेल की जो शेप है वो क्या है, एक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप है, ओके। एंड एनिमल सेल के अंदर ऊबड़ खाबड़ सी शेप है, राइट, इरेगुलर है, बिल्कुल इरेगुलर और राउंड एंड शेप है, ओके। तो सबसे पहला डिफरेंस शेप का क्लियर हो गया। इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप है स्क्वायर, राइट, स्क्वायर कह लो या रेक्टेंगुलर कह लो। एनिमल सेल की राउंड और इरेगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे सेल वॉल क्या होता है, ठीक है। सेल वॉल क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे सेल वॉल प्लांट्स में होती है बट एनिमल्स में नहीं होती सेल वॉल, ओके। थर्ड पॉइंट, अब यहाँ पे न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है प्लांट सेल में, बट कहाँ पर प्रेजेंट है, वो साइड पर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? साइड पर प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, बट एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में। दोबारा देखो, प्लांट सेल की शेप स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है, एनिमल की इरेगुलर और राउंड एंड शेप है। देन सेल वॉल यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, बट यहाँ पर एब्सेंट, यहाँ पर होती नहीं है सेल वॉल, ओके। नेक्स्ट, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है बट कहाँ पे लाई करता है, साइड पे। एंड यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ लाई करता है, सेंटर में लाई करता है, एंड यहाँ पर साइड में लाई करता है, ओके। तो इसे नोट कर लो फटाफट। आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये डायग्राम किस चीज का है, ये डायग्राम सेल का है। किसका डायग्राम है? सेल का। तो सेल के अंदर ये छोटा सा देखने सर्कल सबसे छोटा, ये हमारा होता है न्यूक्लियस। क्या होता है हमारा? न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन, ये जो सेकेंड सर्कल है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। देन जो ये बाहर वाला सबसे बड़ा सर्कल है ना, आउटर सर्कल कह सकते हैं जिसे, उसे हम सेल वॉल कहते हैं, सेल का, ठीक है। ये क्या है हमारा? सेल वॉल है। नेक्स्ट इज, ये जो अंदर स्पेस देख रहे हो ये खाली खाली, ये क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म। दोबारा देखो, सबसे छोटू सर्कल न्यूक्लियस, ये वाला सर्कल है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जो अंदर वाली जो है ना ये चीज, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, एंड जो बाहर वाला सर्कल है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। अभी हम इन चारों चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे, फंक्शन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, हर एक चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है न्यूक्लियस। क्या आता है हमारा? न्यूक्लियस। इसको पढ़ने से पहले देखो, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे अंदर जो इंसान है वो काम कैसे करते हैं, उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? अब हमें कैसे पता लगता है अभी हमने दोस्त के घर जाना है, नहीं अभी हमने दोस्त के घर नहीं, अभी हमने खेलने जाना है, पढ़ना है, हम कैसे सोचते हैं? कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन, राइट। हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। सो ब्रेन क्या है हमारा? कंट्रोलिंग सिस्टम है, कंट्रोल कर रहा है कि भाई हमने इधर जाना है, पहले खाना खाना है, फिर हमने पढ़ाई करनी है, फिर हमने खेलना है, ये सब चीजें, राइट। तो ब्रेन हमारा हो गया कंट्रोलिंग सिस्टम, ये सारा कंट्रोल करता है फंक्शंस क्या होने हमारे। उसी प्रकार जिस तरह हमारा ब्रेन है उसी तरह हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या काम करता है? न्यूक्लियस सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है, पहला चीज ये होगी। इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या है? कंट्रोलिंग सेंटर है। ये सारे काम जो है ना फंक्शंस करता है सेल के, कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को मान लो ये हेड है, घर का हेड मान लो। हेड घर का क्या करता है? सारे फैसले लेता है। तो ये क्या करता है? ये भी कंट्रोल करता है सेल को, ओके। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम क्या करते हैं? जैसे कि आप सोचते हैं ना, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारी दादी पर गई है, तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी पर गई है ना, ऐसे कहते हैं ना, है ना, ऐसे। तो ये किस चीज से होता है? जो क्रोमोसोम होता है ना उसके पास क्या होता है, वो मतलब कि ना इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए, जिससे मतलब कि हम कहते हैं कि तुम्हारी जो शक्ल है वो पेरेंट्स पे गई है, तुम्हारी आंखें तुम्हारे पापा पे गई हैं, ऐसे। तो ये कैसे पता लगता है? ये क्रोमोसोम्स में, ठीक है, डीएनए होता है। समझ आ गई? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? सबसे बड़ा ऑर्गेनल है ये, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कंट्रोलिंग सिस्टम है, सारे सेल के काम हमारा न्यूक्लियस करता है, ठीक है, जैसे हमारा सारे काम हमारा ब्रेन करता है उसी प्रकार सेल के सारे काम न्यूक्लियस करता है, राइट। नेक्स्ट, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स हमें ये उसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है डीएनए की, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, डीएनए मतलब कि जैसे हम कह रहे हैं ना, मैंने अभी बताया कि तुम्हारी शक्ल पेरेंट्स पे गई है, तुम्हारी पापा पे तुम्हारी नोज गई है, ऐसे सब चीजें कहते हैं, क्यों, ये क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, उसी के कारण हम कहते हैं। न्यूक्लियस सारा समझ आ गया, अब इसे नोट कर लो, ठीक है। अब हम देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल क्या चीज है, सबसे पहले जो सबसे बाहर वाला सर्कल आप देख रहे हैं वो हमारा क्या है, हमारा सेल वॉल है, ये वाला सर्कल, सेल के अंदर एक सेल वॉल है, ठीक है, जो कि अब इसका काम क्या है अभी वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। अब देखिए कार की जो छत आपने देखी है वो क्या, देखो आप मान लीजिए आप कार के अंदर बैठे, ठीक है, जो कार की छत है, फॉर एग्जांपल बारिश आ रही है, तो क्या आप अंदर जो बैठे हैं ये कार की छत आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी ना, ये तो नहीं कि बारिश अंदर आ जाएगी, ऐसे तो नहीं है। अगर बाहर आंधी तूफान हवा तेज चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो कार के अंदर तो नहीं आएगा ना, कार का जो आउटर बॉडी है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखेगी, है ना। तो वो क्या है, वो जो मतलब कि कार की जो ऊपर वाली जो चीज़ है, ये जो वॉल है कह सकते हो, वो हमें प्रोटेक्ट करके रखेगी जो नीचे इंसान बैठा है, राइट, ये सही है ना। तो ये क्या हमारी, अब ये कार की छत है, तो अगर बारिश आ रही है तो नीचे जो अंदर जो इंसान बैठा है उसे उसके मतलब ऊपर बारिश नहीं आएगी, राइट। उसी तरह अब ये जो प्रोटेक्टर है, मतलब ये जो प्रोटेक्ट कर रहा है, ये कौन है, ये हमारी कार की दीवार, मतलब ऊपर जो छत है वो है। अब उसी तरह सेल को भी प्रोटेक्ट करने वाली चीज है, ठीक है। अब सेल को कौन प्रोटेक्ट करता है वो देखो, सेल वॉल, इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द सेल, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट और प्रोटेक्शन सेल के लिए। नेक्स्ट इज इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में फाउंड नहीं होता, ठीक है, ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट वन, फंक्शन, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इट इज द फिजिकल बैरियर फॉर द सेल। अब ये बैरियर क्या चीज है, जैसे कि बैरियर मतलब कि कह लो रुकावट है एक, जो बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर आना चाहेगा बट वो नहीं आ पाएगा, ड्यू टू सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। जिस प्रकार कार जो है वो, कार की जो छत है वो बारिश वगैरह अंदर नहीं आने देती ना, वो प्रोटेक्ट करके रखती है, उसी तरह हमारे सेल को कौन प्रोटेक्ट करता है, सेल वॉल हमारा प्रोटेक्ट करके रखता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है, और ना ही एनिमल्स में पाया जाता है। इसका काम क्या है, फिजिकल बैरियर है सेल का, ओके। आई होप सो आपको समझ लगी होगी सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है, ये एक फिजिकल बैरियर है सेल के लिए, ओके। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये देखो, ये वाला जो ये अंदर वाला सर्कल देख रहे हो, ये वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ये काम क्या करता है, देखो, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ये अंदर को प्रोटेक्ट करके रखता है बाहर वाले एनवायरनमेंट से, समझ रहे हो, मतलब कि बाहर जो भी हो रहा है वो उसे अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे मैंने बताया था, कार का एग्जांपल दिया था ना, उसे याद रख सकते हो तुम लोग। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेपरेट मतलब अलग अलग रखता है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करके रखता है। प्रोटेक्ट तो देखो हमारा वो करता है सेल वॉल, ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करके रखेगा इंटीरियर को, जो भी अंदर है, और बाहर वाले एनवायरनमेंट से उसे देखो, अंदर वाली चीज को बाहर वाले एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखेगा, ठीक है। तो दोबारा देखो, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ओके। साइटोप्लाज्म क्या है, ये वाली चीज, ये जो खाली खाली नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है, ये वाली चीज, ठीक है। अब ये क्या काम करती है, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स वाटर, साइटोप्लाज्म क्या कंटेन करता है, वाटर, सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन करता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है,
जेली जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, अब ये कुछ काम भी तो करता होगा ना सेल में, तो एक क्या काम करता है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, तो नेक्स्ट दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले ये इसके अंदर क्या क्या होता है साइटोप्लाज्म में, वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर जेली जैसा होता है। नेक्स्ट वन इज फंक्शन, फंक्शन में किसमें हेल्प करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या चीज है भाई, देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझने से पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अब आपने चाय पी होगी, चाय कभी बनाई है, देखो जो चाय हम बनाते हैं तो उसकी जो छन्नी होती है, जो पोनी जिसे हम कहते हैं, ये मान लो ये ऐसे पोनी है एंड ये हम चाय डाल रहे हैं एंड ये हमारा क्या है, कप है, क्या है हमारा एक कप है, ठीक है। तो जो भी चाय होगी वो तो ये कप के अंदर चली जाएगी, राइट, बट जो पत्ती होगी, चाय पत्ती देखिए ना, चाय पत्ती क्या होगी, वो यहीं रह जाएगी, है ना, वो यहाँ पर रह जाएगी, राइट, एंड जो चाय है वो हमारी सारी चली जाएगी। तो यही एग्जाम्पल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को समझने का, समझो इस चीज को। अब यहाँ पे देखो, अ लेयर दैट पास ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू इट, मतलब क्या है कि जो अब हमें पत्ती चाहिए कि चाय चाहिए, अभी हमें चाय चाहिए ना, जो चीज हमें चाहिए वो पास आउट हो जाएगी इस छन्नी से, इस जो पोनी है, जो चाय पत्ती वाली जो पोनी होती है ये, ठीक है, जिससे हम पकड़ते हैं, उससे क्या होगा कि जो चाय है वो तो पास आउट हो जाएगी, है ना, जो चीज हमें चाहिए, बट हमें चाय पत्ती नहीं चाहिए तो वो पास आउट नहीं होगी, राइट। तो यही हमारा क्या है, सेमी परमिएबल को समझने का तरीका है। अब देखो क्या है, अ लेयर दैट पास ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स, कुछ ही मॉलिक्यूल्स पास आउट हो सकते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन विच अलाउज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये क्या अलाउ करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है। अब सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा मात्रा में, अब हमारी चाय क्या है, मोर अमाउंट है ना इसकी, एंड चाय पत्ती की कम अमाउंट है, राइट। तो वही चीज है, विच अलाउज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, चाय को ज्यादा अलाउ करेगा एंड सॉल्यूट को नहीं करेगा, चाय पत्ती वहीं रह जाएगी, है ना। मतलब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये उसी को जाने देता है जो चाहिए, ठीक है। कुछ ही मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, जैसे कि हमारी चाय पास हो सकती है, ये जो पोनी है ना, इसे मान लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये क्या करेगा, ये चाय पत्ती को नहीं जाने देगा, बट जो दूध है, जो चाय है, वो चली जाएगी, पत्ती हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अ लेयर दैट पास ओनली कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ ही मॉलिक्यूल्स पास आउट होंगे वहां से, ये वाले चाय हमारी पास होगी बट चाय पत्ती नहीं पास होगी। द मेम्ब्रेन विच अलाउज द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये सॉल्वेंट है ना चाय हमारी, मान लो, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगी बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास मतलब कि अलाउ नहीं करेगी, हमारी चाय पत्ती नहीं जाएगी कप के अंदर, समझ आइए। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को नोट करो, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दोनों की, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की, ये एग्जाम्स में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की, जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ज्यादा क्वांटिटी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन कम क्वांटिटी, ठीक है। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की डेफिनेशन दोनों ही सेम होती हैं। डिफ्यूजन में द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सबसे पहली बात, ऑस्मोसिस में किसकी मूवमेंट होती है, वाटर मॉलिक्यूल की, एंड डिफ्यूजन में किसकी मूवमेंट होती है, एक सब्सटेंस की मूवमेंट होती है। समझ आ रही है आप लोगों को, किसकी मूवमेंट होती है यहाँ पे, एक सब्सटेंस की। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। देखो बाकी सारी हायर से लोअर हो रहा है, इधर भी हायर से लोअर है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक ही है, वो है इधर वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है, इधर एक सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही है, ओके। तो इसे नोट कर लो फटाफट से। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो कम, आइसो सेम, ठीक है। तो हाइपरटोनिक, अ सॉल्यूशन हैविंग हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे किसकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी,
सॉल्यूट की, एंड यहाँ पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, सॉल्वेंट की। ठीक है, ये देखो यहाँ पे होगी सॉल्यूट की, यहाँ पे होगी सॉल्वेंट की, और यहाँ पे तो सेम होगा ना, यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन ही सेम रहेगी दूसरे सॉल्यूशन के साथ। इसे हम आइसोटोनिक कहते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, a solution having higher concentration of solute with respect to another solution, with respect to मतलब इसके साथ, ठीक है, किसके साथ, ये दूसरे सॉल्यूशन के साथ। a solution having higher concentration of solvent with respect to दूसरे सॉल्यूशन। isotonic, a solution having exactly same concentration with respect to दूसरे सॉल्यूशन। ओके, सेल ऑर्गेनल, ये अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं अपने चैप्टर के, एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो कितने, ये आप जो नाम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 नाम देख रहे हैं सेल ऑर्गेनल के अंदर आते हैं। क्या क्या है ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। सेल चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं चीजों से, इन्हें मतलब सेल ऑर्गेनल से ही पूछे जाते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके, टोटल 6 हैं, सारों को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप 6 के 6 नाम नोट कर लो, फिर हम स्टार्टिंग से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। उसके अंदर क्या है, उसकी एक ट्यूबल्स है, लंबी लंबी ट्यूबल्स ही है, राउंड है, ऑब्लॉन्ग बैग्स जैसी है। इसकी क्या है, ये एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है उसका। ठीक है, तो ये कैसी है, ये ER मतलब एंडो, R मतलब रेटिकुलम। ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स एंड शीट्स जैसा इसका स्ट्रक्चर है। ये किस तरह लगती है, लंबे लंबे ट्यूबल्स जैसी होती है ना, इसकी ट्यूब्स लंबी लंबी होती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज राउंड है, ऑब्लॉन्ग बैग्स जैसी है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई एंडोप्लाज्मिक, आर रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है, एक होती है RER और एक होती है SER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या है, RER क्या काम करता है, ये क्या है, ये बहुत मतलब कि ना माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। एंड उन पार्टिकल्स जिनको हम देखते हैं, उन पार्टिकल्स का नाम क्या है, राइबोसोम्स है, जो कि अटैच होते हैं इसके सरफेस पे। ठीक है, RER का फंक्शन समझ आ गया। नेक्स्ट इज SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। समझ आ रही है, तो कहने का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। ठीक है, फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बनाता है, एंड ये राइबोसोम्स का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कह सकते हैं आप। ठीक है, मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन्स। एंडोप्लाज्मिक क्या नाम है इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंड इसका जो स्ट्रक्चर ऑब्लॉन्ग है, राउंड है, लॉन्ग ट्यूबल्स जैसा है। ओके, तो इसे नोट कर लो फटाफट से। फिर हम नेक्स्ट करते हैं गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस, अब गोल्गी क्या काम करता है, देखो इसकी जो मतलब स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसे होता है, मतलब कि ये ऐसे आप कह सकते हो, ये सारे क्या होते हैं, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, जो कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। इन्हें वेसिकल्स कहते हैं। ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये सारी क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। अब इसका काम क्या है, गोल्गी भाई साहब क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं स्टोरेज का, पैकेजिंग का, मॉडिफिकेशन का, ये 3 चीजों में काम करते हैं गोल्गी अपरेटस। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, गोल्गी अपरेटस पहले तो इसके जो वेसिकल्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके फंक्शंस है कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ये कन्वर्ट करता है। इसका काम है स्टोरेज का, पैकेजिंग का, मॉडिफिकेशन का। ठीक है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है, देखो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये किस तरह होते हैं, बोरी के जैसे होते हैं ये, और ये किससे बनते हैं, ये RER से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पहली बात, RER का मतलब क्या होता है, देखो RER मतलब रफ, E मतलब एंडोप्लाज्मिक, R मतलब रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है RER। तो एंजाइम्स कहाँ से बनते हैं, RER से बनते हैं। लाइसोसोम्स किस तरह के होते हैं, आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल।
ठीक है। नेक्स्ट इज दीज हेल्प टू क्लीन द सेल बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मतलब बाहर वाले सेल, मतलब सेल नहीं मतलब बाहर वाले मटीरियल्स, जैसे कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है तो ये क्या करता है, ये उसे क्लीन कर देता है, सफाया कर देता है उसका, ठीक है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सबसे पहली बात, ये बोरी के जैसे होते हैं, राइट, और ये मतलब कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कह सकते हैं हम सेल का, ओके। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, क्लीन करने में हेल्प करते हैं फॉरेन मटेरियल्स को, और लाइसोसोम्स ऐसा इसलिए कर पाते हैं, क्लीन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम से बनते हैं। किससे बनते हैं ये, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स से बनते हैं, ओके। तो लाइसोसोम्स क्या है, ये हेल्प करते हैं वेस्ट, मतलब ये एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का, और ये हेल्प करते हैं क्लीन करने में, जो भी बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आता है, ठीक है, उसे सफाया करते हैं, कौन, लाइसोसोम्स करते हैं। अभी ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, और ये किससे बनते हैं, ये लाइसोसोम्स बनते हैं आरईआर, ये देखो आरईआर से बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, ओके। बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, तो ये इसका आंसर लिखा हुआ है, अगर सेल डैमेज हो जाता है, अगर सेल मतलब डैमेज हो जाता है, फिर क्या होता है, देन वन ऑफ द लाइसोसोम्स बर्स्ट, फिर लाइसोसोम फट जाता है, एंड रिलीज सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और क्या रिलीज करता है वो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है। अगर सेल डैमेज हो जाए तो उनमें से एक लाइसोसोम क्या करता है, फट जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, छोड़ता है, और जो रिलीज किए हुए एंजाइम्स हैं वो अपना ही सेल डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, एंड सेल क्या हो जाता है, मर जाता है, एंड सेल डाइज। दोबारा देखो, सेल अगर डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, लाइसोसोम्स फट जाते हैं और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ते हैं, फिर वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, द रिलीज्ड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, जो रिलीज किए गए हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो अपना ही सेल क्या कर लेते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपना ही सेल डाइजेस्ट कर लेते हैं, और सेल इसी तरह डाई हो जाता है, मर जाता है, इसीलिए देयरफॉर लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। दोबारा देखो, अगर सेल क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, क्या हो जाए, अगर सेल डैमेज हो जाए तब लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वो फट जाते हैं और रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और वही जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हुए होते हैं वो सेल को क्या करते हैं, देखो वो डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने ही सेल को, और सेल मर जाता है, इसी चीज को ही हम, इसी कारण हम इनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। समझ आ रही है, लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, ठीक है। अगर सेल क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, लाइसोसोम्स फट जाते हैं, एंड वो क्या रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और वही जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं और सेल मर जाता है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ही, एंड ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो नोट कर लो अच्छे से, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके जो ये बाहर वाले आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, पोरस कहते हैं, ठीक है, मतलब वो पोरस की शेप में होता है, एंड इनर मेम्ब्रेन जो होता है हमारा फोल्डेड होता है, मतलब कि ऐसे करके फोल्डेड सा होता है हमारा, ठीक है। ये फोल्डेड क्यों होता है, ताकि इंक्रीज हो सके हमारा क्या, सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके फॉर एटीपी। एटीपी के एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कुछ ऐसी फुल फॉर्म होती है, एनसीईआरटी से तुम देख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है, ठीक है, एंड इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स, वो अपने प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर वाले मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, हम बाहर वाले मेम्ब्रेन मतलब पोरस होता है वो, ठीक है, एंड इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एटीपी के लिए, ओके, एंड इनके पास अपना डीएनए राइबोसोम्स होता है, एंड इसलिए ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, हमारा पावर हाउस क्यों कहलाता है सेल का, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पावर हाउस इसलिए कहलाता है ये बिकॉज ये एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी, ठीक है, फूड से, फ्रॉम फूड, किसके थ्रू करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, और जो एनर्जी रिलीज होती है
एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के थ्रू एनर्जी हमारी रिलीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं सेल का? बिकॉज द रीजन इज दैट वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है फूड से। फूड से क्या करता है? वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और एनर्जी रिलीज होती है किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में रिलीज होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है ये, ठीक है, तो तुम्हें ऐसे ही लर्न होना चाहिए। बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और एनर्जी रिलीज होती है एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, ठीक है, तो नोट कर लो। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स, किसके लिए? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स के लिए। नेक्स्ट वन इज दैट कि वैक्यूल्स छोटा साइज होता है एनिमल सेल्स में। एनिमल साइज में, एनिमल सेल के अंदर जो साइज होता है वो छोटा होता है, बट लार्ज होता है हमारे प्लांट सेल्स के अंदर। और ये क्या क्या वैक्यूल्स क्या क्या इंक्लूड करता है? अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स ये रखता है। वैक्यूल्स सबसे पहली बात सैक्स रखता है, स्टोरेज सैक्स होती है इसके लिए, इसके पास फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट।